Today we are going to do part 3 of unit 1 of block 2 of MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. This is the last video of unit 1. So I have already made 2 videos and I have uploaded that. You can watch them. After watching that, you can watch this part so that you would be able to understand what I have mentioned over here. So let us start with today's topic. Today's topic is specific types of assessments. जो हम ज़्यादातर असेसमेंट करते हैं वो वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स आर देयर, बट हम स्पेसिफिक जो असेसमेंट करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज़ कॉग्निटिव, सेकेंड इज़ बिहेवियरल एंड थर्ड इज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं. कॉग्निटिव असेसमेंट, ठीक है, behavioral assessment and personality assessment. So these are 3 assessments that we are going to study in this section. So first of all we will learn कि क्यों करते हैं हम ये असेसमेंट्स करने की ज़रूरत क्या होती है और हमें क्या क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं जब हम कोई भी असेसमेंट करते हैं. पहला, असेसमेंट का गोल क्या है, हम क्यों असेस करना चाहते हैं किसी क्लाइंट को. सेकेंड, उनके पर्टिकुलर जो जब असेसमेंट आप कर रहे हैं वो कौन सी स्टेज है होल लाइफ इवेंट्स के अलावा, मतलब पूरी लाइफ इवेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें से एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हम उसको असेस कर रहे होते हैं. तो वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से हम उसको असेस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड देन उसको ये असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट किसने की है, कौन है, कौन सा फिजिशियन है या कोई साइकियाट्रिस्ट है, किसने बोला है ये असेस करने के लिए, या कोई न्यूरो फिजिशियन है, कौन है. तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि किसने रिक्वेस्ट किया है असेसमेंट के लिए. नेक्स्ट, किसके ऊपर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं. एंड देन कहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे, आप क्या लैब में करेंगे, आप क्या क्लिनिक में करेंगे, क्या आप उसके घर में जाके करेंगे, कहाँ करेंगे. सो कौन सी लोकेशन है जहाँ आप करने वाले हैं. एंड फिर व्हाई इज़ द असेसमेंट नेसेसरी. आप असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट की ज़रूरत, इतना ज़रूरी क्यों है वो. एंड देन उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाएगा. ये चीज़ें कई बार रिसर्च के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं एंड उनको पे भी करते हैं जिनके ऊपर असेसमेंट होता है. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कहाँ किस इन्फॉर्मेशन क्यों किया जा रहा है. जब आप ये इन क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आपको पता होता है, सबके आंसर मिल जाते हैं. एंड कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलैपिंग भी होती हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर मिल जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे 7 क्वेश्चन जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दैट यू नीड टू बी श्योर अबाउट. नाउ किसी भी इंडिविजुअल को जो मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी में हम तब डालते हैं जब वो बाकी प्रोफेशनल्स जो उसी सेम लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में लो लेवल पे काम कर रहा होता है, तब हम उसे मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल नाम दे देते हैं. सो उसकी जनरल फंक्शनिंग कैसी है उसको हम बाकी प्रोफेशनल से कंपेयर करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है कि ये मेंटली रिटार्डेड है. अगेन, किसी भी पर्सन के बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान जब आप करते हैं कि किसी का बिहेवियर में चेंज लाना है, आपको मॉडिफाई करना है, तो जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है वो होता है उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स. जब ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो आप उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं देख के. आप उसकी स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड उसकी वीकनेसेस को यूज़ कर सकते हैं उसके उन बिहेवियर को कम करने में जो उसको पीछे धकेल रही है, एलिवेट कर रही है. सो ये चीज़ें हम इस तरह से यूज़ करते हैं. नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ असेसमेंट वी विल टॉक अबाउट इज़ कॉग्निटिव असेसमेंट. कॉग्निटिव असेसमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव असेसमेंट होता है जब हम ब्रेन फंक्शनिंग को चेक करते हैं. हमारा मेन ध्यान होता है कि ब्रेन का बिहेवियर कैसा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्रेन में कैसे होती है, थिंकिंग स्किल्स किस तरह की हैं, तब हम इस तरह के असेसमेंट को करते हैं. तो हम इसके कॉग्निशन जब टर्म आता है तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो है अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, स्केमास, लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट. ये सारी चीज़ें आती हैं. न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इनका कॉग्निशन को वर्क करने के लिए, कैसे वर्क करता है उसको जानने के लिए. एंड देन इंटेलिजेंस टेस्ट्स कर सकते हैं, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट कर सकते हैं. ये सारे टेस्ट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ क्लिनिशियन जो भी ये कंडक्ट करता है कॉग्निटिव असेसमेंट, वो
ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है कि उस इंसान में की एबिलिटीज़, लिमिट्स, स्ट्रेंथ्स कैसी हैं, और कंपेयरिंग स्किल्स कैसी हैं उसकी, वो क्लाइंट कितना फीलिंग्स को शो कर पा रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग है वो हम जनरली जब भी कंपेयर करते हैं तो किसी दूसरे इंसान से नहीं करते, उसका प्रीवियस बिहेवियर कैसा था उसके बेसिस पे हम करते हैं, सो दैट हम जान सकें कि उसमें डिटीरियोरेशन हुआ है या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसके प्रीवियस जो भी हमारे पास कॉग्निशन के रिकॉर्ड होंगे उससे कंपैरिजन हम करते हैं कि अब क्या चेंजेस आ गए हैं और वो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स की जब यूथ फुटबॉल प्लेयर्स की टीम बनाई जाती है तो भी उनको कॉग्निटिव टेस्टिंग होती है। क्यों किया जाता है, उनको क्या ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि खेलते खेलते कभी चोट लग गई उनको और फिर उनकी कॉग्निशन में कुछ डिफरेंसेस आए, तो हम प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं जब उसको चोट नहीं लगी थी, जब वो बिल्कुल नॉर्मल था, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड इवन पीरियोडिकली भी जब असेसमेंट होता है पूरी टीम का तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें डिटीरियोरेशन आया है या इम्प्रूवमेंट आया है। तो इन चीज़ों की वजह से हम ऐसा करते हैं। इवन स्कूल्स में भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, लैंग्वेजेस के होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स के लिए होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी की जाती है, सो दैट बच्चे को इवेलुएट किया जा सके कि वो पेरेंट्स जानना चाहते हैं बच्चों की आईक्यू कि क्या वो अब एलिमेंट्री स्कूल में जाने लायक अपनी कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं, साइको एजुकेशनल प्लानिंग करना है आगे लाइफ में, तो उसके लिए भी हम इस तरह के टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट एंड ऑल। नाउ कॉग्निटिव असेसमेंट्स जो होते हैं उनमें जब भी वो पर्सन जब एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल लेवल, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं, माइलस्टोन मतलब उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग जो अचीव करते हैं जनरली, उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। तो अगर वो नहीं कर पाता, सपोज लैंग्वेज स्किल्स में पुअर रह गया, वो उसके एज के बच्चे बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहा, या कोई एडल्ट ही है, तब हमें कॉग्निटिव असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देन क्या उसके कितने नॉर्मल बिहेवियर हैं, पॉजिटिव बिहेवियर है कि नेगेटिव बिहेवियर है, उसकी इंटेलिजेंस के लेवल पे, उसकी क्रिएटिविटी के लेवल पे, उसकी एबिलिटी के लेवल पे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसके पॉइंट्स हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं एंड रेफरल भी जनरेट करते हैं, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो भी करते हैं रेफरल्स, सो दैट हम जान सके कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, वो कितना क्रिएटिव है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, देन इमोशनल लायबिलिटी उसकी क्या है, अटेंशन प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जान पाते हैं जब भी हम कॉग्निटिव असेसमेंट करते हैं। अगर इनकी फंक्शनिंग में कोई भी चेंज आता है, और चेंज कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली या तो वो खुद नोटिस करेगा या उसके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स नोटिस करेंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चेंज आता है तो हम एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं जिसे हम जीपी भी कहते हैं, या इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स फिर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको उनकी असिस्टेंस लेते हैं डायग्नोसिस में, सो दैट पता लग सके कि उनके बिहेवियरल चेंज का कॉज क्या है। सो अगर सडन या ग्रेजुअल बिहेवियर चेंजेस होते हैं, सडन मतलब एकदम से होने वाला, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाला, जब चेंज आता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल इवेंट या इंटरनल इवेंट क्या थे। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब बाहर, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, लाइक दैट। एंड इंटरनल इवेंट मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस आना, जैसे कि ट्यूमर हो जाना या फिर कोई एजिंग प्रोसेस होना या मेडिसिन का साइड इफेक्ट होना जो आप देख नहीं पा रहे। सो ये चीज़ें हम देखते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट्स को कंसीडर करते हैं। फॉर किसी भी पूरी लाइफ स्पेन में इंडिविजुअल को इस चीज़ की कॉग्निटिव असेसमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत यूज़फुल होता है, और पूरी लाइफ स्पेन में उसकी ज़रूरत होती है कॉग्निटिव असेसमेंट की, क्योंकि वो हमें एक तो सही डायग्नोसिस तक पहुंचाता है, हम समझ पाते हैं कि ट्रीटमेंट का प्लान कैसे करना है, फ्यूचर ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो असेसमेंट के बारे में इन्होंने किस तरह से समझाने की कोशिश की है। पहले तो इन्होंने बताया कि कॉग्निशन में आती क्या चीज़ें हैं, फिर इन्होंने ये बताया है कि हम कॉग्निशन में क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, कुछ सिनेरियोज़ दिए हैं जहाँ पे यूज़ होता है ये। सिमिलरली बाकी सेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो सब में इन्होंने यही किया है, पहले इसको डिफ़ाइन किया है, उसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद इन्होंने बताया किन किन सिनेरियोज़ में हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है। सो पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में बात करें तो पहले पर्सनैलिटी को ही समझाया गया है। पर्सनैलिटी क्या होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरली आपके अंदर स्टेबली
स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। स्टेबल फॉर्म में मतलब हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि कोई स्वीटली आपसे बात करता है तो जब भी आप उसका नाम लेंगी तो आपको उस इंसान के नाम से ये चीज़ मुंह में आ ही जाएगी, अरे शी इज़ वेरी स्वीट, शी टॉक्स वेरी स्वीटली, लाइक दैट। सो एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी होती है सबके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो और एंड्योरिंग मतलब हमेशा रहती है, फॉर एवर, वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से हम किसी इंसान को पहचानते हैं, सो वो पर्सनैलिटी का पार्ट होता है जो उस इंडिविजुअल को यूनिकली डिफाइन करता है। तो वो किसी भी लाइफ सिचुएशन में किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, वो सब। एंड आप दूसरों में भी देखेंगे यही सेम चीज़। सो पर्सनैलिटी जो है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक टर्मिनोलॉजी है, यूजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स टेम्परामेंट एंड ट्रेड्स। तो पर्सनैलिटी में दो चीज़ें आ रही हैं, एक है टेम्परामेंट एंड दूसरा ट्रेड्स। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि ये पर्सनस डिस्पोजिशन एंड इज ऑफन एज्यूम टू बी लार्जली बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन्ड। टेम्परामेंट ये आप जीन्स में लेके आते हैं, आपके जीन्स में होता है ये। बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन्ड मतलब पहले से ही सेट हुआ होता है आपका टेम्परामेंट। तो पर्सन जब भी बॉर्न होता है तो पर्टिकुलर टेम्परामेंट को लेकर बॉर्न होता है। आपने देखा होगा कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट टेम्परामेंट होता है, किसी का बिल्कुल ही कूल होते हैं कुछ लोग, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपका पर्टिकुलर इनबॉर्न होता है वो चीज़। एंड कुछ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती है, जैसे कि बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन्ड डिपोजिशन टू रिजल्ट इन पर्सनैलिटी। तो आप जैसे बॉर्न हुए, सपोज आप शॉर्ट टेम्परामेंट को लेकर बॉर्न हुए, लेकिन आपके परिवार में जितने लोग हैं वो बड़ा शांति से चीज़ों को निपटाते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ रहते रहते ना अपने आप को हैंडल करना सीख जाएंगे, आपका टेम्परामेंट न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। सो सर्कमस्टेंसेज प्ले अ ग्रेट रोल इन हैंडलिंग योर टेम्परामेंट। अगेन, अगर वही सेम शॉर्ट टेम्परामेंट वाला पर्सन किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे नॉन सोशल लोग रह रहे हैं, सारी फैमिली में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, गुंडागर्दी वाला फैमिली है, सो वो इंसान के शॉर्ट टेम्परामेंट की वजह से वो और ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा और ज़्यादा एग्रेसिव बन जाएगा। नाउ कमिंग टू ट्रेड्स। ट्रेड्स जो होती हैं वो एक स्टेबल वे है उस किसी भी इंसान का सोचने का और बिहेव करने का, और ये टाइम के साथ बदलता रहता है। तो ट्रेड का मतलब होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है उनकी पर्सनालिटी। तो ट्रेट जो है पर्सन के बिहेवियर से अलग चीज़ है। जैसे कि ट्रेट होता है वो पर्सन कैसा है, एंड बिहेवियर होता है वो पर्सन क्या करता है। सो ये दोनों में फ़र्क है। तो बिहेवियर एंड ट्रेट्स आर नॉट बोथ द सेम थिंग्स, दे आर डिफरेंट। सो बिहेवियर है वो इंसान क्या करता है, और ट्रेट है वो इंसान है क्या। नाउ कमिंग टू, अब जब हमें बिहेवियर असेसमेंट करना है तो हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पर्सनालिटी असेसमेंट का? ऑब्वियसली हम डायग्नोस करना चाहते हैं, हम पर्सन को समझना चाहते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को रिलेट करता है, अपने एनवायरनमेंट को रिलेट करता है, और उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे उसका बिहेवियर, या हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं अगर कि वो आगे इस पर्सनालिटी ट्रेट का बंदा क्या करता है, या फिर उसको ट्रीटमेंट अगर हमें देना है काउंसलिंग में या क्लिनिकल सेटिंग्स में तो हमें ज़रूरत पड़ती है। इवन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग में भी या फॉरेंसिक सेटिंग में भी हमें पर्सनैलिटी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। कोई किसी ने क्राइम किया है कि नहीं किया है वो पता चल जाएगा उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे। एंड देन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग मतलब वो किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा सेट हो पाएगा। नाउ सब्सटेंशियल ट्रेनिंग जो होती है साइकोमेट्रिक्स की या टेस्ट थ्योरी की या टेस्ट डेवलपमेंट की, डाइवर्सिटी वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, रेस, कल्चर, जेंडर, ये सब, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। इवन पर्सनालिटी टेस्ट भी अगर हम यूज़ करते हैं तो भी हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, टेस्ट थ्योरीज एंड ऑल। नाउ कमिंग टू बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट मतलब जब हम किसी का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, हमारा मेन एम होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर कितनी जल्दी जल्दी होता है, किस सिनेरियो में होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उस बिहेवियर को करने से उस इंसान को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उस बिहेवियर से फ़ायदा हो रहा है या फिर क्या काम उसका बन रहा है, या
क्या हो जाता है, कंसिक्वेंसेस क्या है, बेसिकली कंसिक्वेंसेस हमें पता चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और कितना उसका फंक्शन है, उस बिहेवियर का क्या फंक्शन है। सो बिहेवियरल असेसमेंट जो हम करते हैं तो हम इंडिविजुअल पे करते हैं, एक स्पेसिफिक बिहेवियर के ऊपर कर रहे होते हैं, और पर्सन का जो बिहेवियर है अलग अलग सिचुएशन में हम नोट डाउन करते हैं कि वही बिहेवियर किसी और सिचुएशन में क्या होता है। सपोज मार्केट में क्या होता है, सेम सिचुएशन में बिहेवियर, घर पे अगर वही सेम सिचुएशन है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, लाइक दैट। तो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में हम चेक करते हैं उसका बिहेवियर, होम, स्कूल, वर्क, सोशल सिचुएशन, लाइक दैट। सो प्रिंसिपल जो होता है बिहेवियर थेरेपी का, वो ये होता है कि स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स का क्या रिएक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बिहेवियर एक्ट किया जा रहा है। एंड बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस का रिलेशनशिप भी हम देखते हैं कि वो जो बिहेवियर है उसको करने के बाद क्या क्या रिजल्ट मिलता है। सो बिहेवियरल असेसमेंट जो होता है बेसिकली फोकस करता है किसी इवेंट को डिफाइन कर, ओवर्ट बिहेवियर को बताने के लिए। ओवर्ट मतलब जो ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को बताने के लिए, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि बिहेवियर का मतलब होता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज कोपिंग विच हैज़ ओवर्ट एंड कोवर्ट कंपोनेंट्स। सो ये बिहेवियर भी एक तरह का कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें कोपिंग, जैसे कि कोपिंग एक मैकेनिज्म है कॉग्निटिव बिहेवियर। ओवर्ट मतलब जो दिख रहा है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। कोवर्ट मतलब जो हिडन है, जो आप देख नहीं सकते, आप उसको मेजर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बिहेवियरल असेसमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं सो दैट वो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को लिख सके, कंसेप्चुलाइज कर सके, वो पता लगा सके कि ये बिहेवियर क्यों है और इसके ऊपर कैसे काम करना है, उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें और आगे फर्दर डायग्नोसिस में हेल्प भी हो सके। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1। आज हमने यूनिट 1 फिनिश कर दिया एंड होप ये वीडियोस यूज़फुल हैं, वो लगते हैं आपको। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें सो दैट मुझे अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मेरे वीडियोस आपको यूज़फुल लग रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लग रहे हैं तो आई विल स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।